हेलो डी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका टीना। और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है पॉलीमर्स। ओके, बहुलकों के बारे में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि चैप्टर को मैं आपको 2 हाफ पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। पहले में हम सिर्फ बहुलकन के बारे में पढ़ेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे, जिसमें कि हमने योगज और संगनन बहुलकन को डिटेल में पढ़ा। और उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सिर्फ डील करेगा रबड़ और हमारे आसपास जो पॉलीमर्स हम काम में लेते हैं, या फिर हम कहें कि व्यापारिक और औद्योगिक जगत में जो बहुलक काम आते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अब तक इस चैप्टर में मैं आपको 5 लेक्चर्स करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने इन सभी चीजों का अध्ययन किया। चैप्टर को इनिशियल स्टेज से देखें तो मैंने आपको बताया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो कि आपका योगज बहुलकन था, उसमें मैंने आपको एक क्रियाविधि बताई थी जिसमें हमने पॉलीथिन का निर्माण किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको संगनन बहुलकन में नायलॉन 6, मेलामाइन और बैकेलाइट पढ़ाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास हमने जो रबड़ के बारे में पढ़ी थी, वहां पर मैंने आपको रबड़ का वल्केनाइजेशन पढ़ाया, वल्कनीकरण पढ़ाया। और इसके अलावा मैंने आपको 2 संश्लेषित रबड़ों को डिटेल में पढ़ाया। एक था आपका नियोप्रिन और एक था ब्यूना एल। ये जो मैंने 4 टॉपिक्स बोले ना, ये आपके इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसमें भी हम एक हमारी बुक में टॉपिक दिया हुआ है और साथ में हमें एक औद्योगिक जगत में यूज किए जाने वाले पॉलीमरों के बारे में बताया है। उन्हीं को आज हम चर्चा करेंगे। और वो जो टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, चाहे तो आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कर सकते हैं। तो वो जो पॉलीमर्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, उनमें आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो नोट डाउन करो, और अगर आप नहीं नोट डाउन करना चाहते तो जस्ट ओपन योर बुक। उसमें आप देखते चलो कि किस पॉलीमर का क्या मोनोमर है, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और वो पर्टिकुलर पॉलीमर मतलब वो बहुलक जो है वो आपका कहाँ पर आप उपयोग में लोगे। ओके, तो यही सारी चर्चा का विषय हमारा आज का रहेगा। तो हम बच्चों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैव निम्नीकरणीय बहुलक एवं व्यापारिक महत्व के कुछ हमारे बहुलक। अब नाम बहुत ज्यादा बड़ा है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, नाम लिया गया है जैव निम्नीकरणीय बहुलक एवं व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। अब बच्चों, जैव निम्नीकरणीय बहुलक का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये जो टर्म लिखी हुई है ना, उसको आपने छोटी क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, जैव निम्नीकरणीय क्या होता है। और अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे पढ़ोगे। बच्चों, आपने देखा कि हम बहुत सारे बहुलक अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ले रहे हैं। आपने देखा कि हम प्लास्टिक भी यूज में लेते हैं, हम पॉलिथीन भी काम में लेते हैं, और हमारे पास में सुबह से लेकर रात तक जितनी भी चीजें हैं, हम कंप्लीटली बहुलकों पर ही निर्भर है। अगर पॉलिथीन ना हो तो भी हमारा काम नहीं चलता, प्लास्टिक की चीजें ना हो, प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की बाल्टी और दुनिया भर की चीजें हम जो प्रयोग में लेते हैं वो प्लास्टिक की है। लेकिन आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो आपका प्लास्टिक होता है ना, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता। डिकम्पोज होने का मतलब है कि ऐसी चीज जिसको कोई भी हम बोले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन्होंने उसके ऊपर एक्ट किया और वो डिकम्पोज हो गए। तो डिकम्पोज हो गए मतलब उन्होंने हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। लेकिन आप ये सोच सकते हो कि मैंने आपको इससे पहले जितने भी पॉलीमरों की, जितने भी बहुलकों की चर्चा की, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक न हो। आप देखोगे कि हम जितने भी बहुलक पढ़ते हैं ना, चाहे वो पॉलिथीन हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, अगर हम उनको जलाते हैं तो जलाने पे वो क्या करेंगे, जलाने पे वो बहुत सारी हानिकारक गैसों का निर्माण करेंगे, जिनका सीधा जो नुकसान है वो हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। अगर आप उनको मिट्टी में फेंकते हो तो मिट्टी में फेंकने के बाद भी वो क्या करेंगे, उस सॉइल की उपजाऊता को खत्म कर देंगे। अगर आप उसको पानी में डालते हो तो आप देखो कि पानी में डालने के बाद क्या करेंगे, वो वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन फैलाएंगे, चाहे कोई भी नदी हो, कोई भी नाला हो, वो वहां पर प्रदूषण फैलाएंगे। तो हम जो अजैवीय हमारे पास में निम्नकरणीय बहुलक है,
उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने पॉलीमर्स को बनाया, जिन्होंने संश्लेषित बहुलकों का निर्माण किया, उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ ऐसे पॉलीमर्स बनाए जो कि जैव निम्नकरणीय पॉलीमर्स है। इसका मतलब जो आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि ये आपके वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर हम जैव निम्नकरणीय बहुलकों के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बहुलक ऐसे बताऊंगी जिनका आपके व्यापारिक जगत में, व्यापार के क्षेत्र में हम कहेंगे उनका बहुत ही योगदान है। ओके, ठीक है। तो चलो, अब हमने क्या देखा, अनेक हमारे पास में बहुलक ऐसे हैं, अनेक बहुलक हमारे पास में ऐसे हैं, अनेक बहुलक पर्यावरणीय निम्नीकरण, पर्यावरणीय निम्नीकरण प्रक्रमों के प्रति स्पर्धा प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह बहुलक क्या करते हैं, यह बहुलक आपके अपशिष्ट द्रवों के संचयन के लिए उत्तरदायी है। ओके, गंभीर पर्यावरण समस्याएं इनसे उत्पन्न होती है। गंभीर पर्यावरण समस्या इनसे उत्पन्न होती है, सो यहाँ पर कुछ न कुछ नए जैव निम्नीय बहुलकों का निर्माण हुआ है। और इन बहुलकों की कैटेगरी में जो हमारे पास में है वो हमारे जैव निम्नीकरण के एलिफेटिक पॉलिएस्टर है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट्स आपको डिटेल में बताए। पहली चीज मैंने आपको बताई है, अनेक बहुलक पर्यावरणीय निम्नीकरण प्रक्रमों के प्रति स्पर्धा प्रतिरोधी होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ पॉलीमर्स आपके एनवायरमेंट में ऐसे हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते। इजीली डिकम्पोज नहीं होने का मतलब कि अगर आपने पर्यावरण में उनको खुला छोड़ा तो वो वहीं के वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर वो वहीं के वहीं इकट्ठे रह गए तो ये क्या करते हैं, अपशिष्ट द्रवों के संचयन के लिए उत्तरदायी हैं। इसका मतलब ये आपके क्या होंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, संचय करते जाएंगे। संचय करने के साथ साथ ये क्या बना लेते हैं, एक टर्म आपको ध्यान में रखनी है, ये बनाते हैं आपके अपशिष्ट द्रव। किनके लिए उत्तरदायी है ये, अपशिष्ट द्रवों के लिए उत्तरदायी है। अगर आप सोचो ये आपके पर्यावरण में इकट्ठे होते गए तो इकट्ठे होने के साथ साथ ये क्या करेंगे, ये आपको गंभीर पर्यावरण समस्याएं देंगे, जिन पर्यावरण समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर ये पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी चीजों का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसे कुछ पॉलीमर बनाने पड़ेंगे जिससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें। तो बच्चों इसके लिए हमें कुछ न कुछ जैव निम्नीय, जो कि हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, वो पॉलीमर आपको बनाने पड़ेंगे। अब जैव निम्नीय पॉलीमर्स की कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं ना, उनका नाम होता है एलिफेटिक पॉलिएस्टर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिए टर्म की, ये जो बनाते हैं इनको हम अपशिष्ट द्रव कहते हैं। अब अगर मैं जैव निम्नीकरण बहुलकों की बात करूं, अगर मैं जैव निम्नीकरण बहुलकों की बात करूं
तो इस कैटेगरी में जो आपके सबसे ज्यादा काम में आते हैं ना, वो आपके एलिफेटिक पॉलिएस्टर काम में आता है। एलिफेटिक समझते हो, जो आपके सीधे चेन की फॉर्म में होंगे, और पॉलिएस्टर मतलब जब आप इसका निर्माण करोगे तो आपको एस्टर ग्रुप देखने को मिलेगा। क्लियर? तो क्या हुआ, जब जैव निम्नकरणीय बहुलकों का निर्माण हुआ तो उसमें जब बनाने के लिए दो आइडियाज सामने आए, तो हमने दो पॉलीमर बनाए। एक का नाम था PHBV और दूसरे का नाम था नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये दोनों ही पॉलीमर आपके जैव निम्नकरणीय बहुलक हैं, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। अगर आपने इनका प्रयोग किया भी है तो ये आपके एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसकी संरचना नहीं करेंगे, किसी भी अपशिष्ट द्रव की संरचना नहीं करेंगे। और अगर ये अपशिष्ट द्रव नहीं बनाएंगे तो वो इकट्ठा नहीं होगा, और वो इकट्ठा नहीं होगा तो वो आपके एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओके, तो अब हमको दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है। एक है आपका PHBV और दूसरा है आपका नायलॉन 2, नायलॉन 6। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PHBV की। बहुत बड़ा नाम है, फुल फॉर्म जो है इसकी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फुल फॉर्म को ध्यान रखोगे तभी आपको पता लग पाएगा कि इसके एकलक कौन से हैं और किन एकलकों को मैंने संग्रहित करके इस PHBV का निर्माण किया है। दूसरा है आपके पास में नायलॉन 2, नायलॉन 6। अब बच्चों, इस PHBV का मतलब होता है P मतलब पॉली, H मतलब बीटा हाइड्रोक्सी, B मतलब हुआ इसका हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, तो इसका नाम हुआ पॉली, P मतलब पॉली, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। दूसरा बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। अब ये बनेगा कैसे, हम ये इसकी संरचना देखेंगे, और बनने के साथ साथ इसको मैं कहाँ प्रयोग में लूंगी ये भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है PHBV। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PHBV, और PHBV का मतलब होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ओके, अब ये जो PHBV है ना, ये आपके संघनन बहुलकन से बनता है। किससे बनेगा? संगलन बहुलकन से बनेगा। लेकिन किन दो चीजों का हम संघनन बहुलकन करेंगे तो हमें PHBV ऑब्टेन होगा, वो देखते हैं। तो बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, और हम लेके चलेंगे 3 पे ही हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल लेंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल लेंगे, दोनों का संघनन बहुलकन करवाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, हमें PHBV मिलेगा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ये आपका एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जैव निम्नीकरण होना इसका पॉसिबल है। और ये जो PHBV होता है ना, इसका स्पेशल यूज क्या है कि आपकी जो दवाइयों की बॉटल्स होती है वो बनाने के काम में आता है, क्योंकि ये इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। तो ये हमारा एक नेचुरल पॉलीमर है जिससे एनवायरमेंट को हमारे कोई भी हार्म नहीं है। तो अगर मैं PHBV के यूज की बात करूं तो ये क्या काम में आता है, ये बॉटलें बनाने के लिए काम में आता है। कौन सी बॉटलें? जो आपकी औषधियों की बॉटलें होती है, औषधियों की बोतलों को बनाने में ये काम में आता है। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड से। तो हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड को बना देते हैं मेथ-प्रोप-ब्यूट। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे हमने लगा दिया हाइड्रोक्सी, बाकी की वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, सॉरी 3 पे हमको मिथाइल नहीं, हमको 3 पे हाइड्रोक्सी लगाना है। हाइड्रोक्सी मतलब आपका OH ग्रुप, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, OH ग्रुप। तो ये हुआ आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है,
3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो देखो पेंटेनोइक एसिड मतलब 5 कार्बन हम बनाएंगे, COOH इसमें लगा, 3 हाइड्रोक्सी मतलब 3 पे हमने हाइड्रोक्सी लगा दिया, बाकी की वैलेंसीज को कौन पूरा करेगा, बाकी की वैलेंसीज को आपको हाइड्रोजन पूरा करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। क्लियर। अब जब आप इन दोनों का संगनन बहुलकन करवाते हैं, तो संगनन बहुलकन करवाने का मतलब होता है कि हमने इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। तो जब आप इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट को मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, हमें पीएचबीवी किस फॉर्म में मिलेगा। हमको पता है कि हमें क्या करना होता है, H को यहाँ से रिमूव करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसको हम फॉर्म करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट होगा आपका, दिस इज O, यहाँ आ जाएगा आपका CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी आपका CH2, इधर हो जाएगा CH2CH3, इधर आ जाएगा आपका एक CH3, ठीक है, एक ये C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज N। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस O को रखा क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है। देन आप क्या करोगे, CH2 CH3 को हमने यहाँ ब्रांचिंग में लगाया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हमने H को रिमूव किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका CH2 और COH और 1 2 3 4 कार्बन आपके यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन को हमने ऐसे अरेंज किया। फिर COOH है तो हमने यहाँ से C डबल बॉन्ड O को रिमूव किया। तो ये क्या बना बच्चों, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये हमारा PHBB का बना, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, जो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका PHBB का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं हम। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, क्या नाम है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, दोनों एक ही नाम है। अब सबसे पहले मैं इसके मोनोमर्स की चर्चा कर लूं, तो मोनोमर्स क्या होते हैं इसका मोनोमर होता है NH2 CH2 COOH, NH2 CH2 4 CH2 5 COOH। अब बच्चों ये दोनों इसके एक लग हैं, दोनों इसके मोनोमर हैं। जो पहले वाला मोनोमर यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका नाम होता है आपका ग्लाइसिन, और इस ग्लाइसिन के अलावा जो मैंने दूसरा लिखा है उसका नाम है एमिनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, इस पहले वाले का नाम है ग्लाइसिन और दूसरे का नाम है अमीनो कैप्रोइक एसिड। देखो अमीनो क्यों बोला, क्योंकि NH2 लगाया, और मैंने आपको बताया है कि जब आपको CH2 5 दिखे तो उस स्ट्रक्चर को हम कैप्रोलैक्टम कहते हैं, इसलिए इसका नाम है कैप्रोइक अम्ल। तो हम कहेंगे कि नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 को बनाने में क्या क्या एक लग काम आए। अब आप देखोगे कि नाइलॉन 2 है ना, 2 का मतलब इसको 2 नाम इसलिए दिया क्योंकि उसमें 2 कार्बन है। नाइलॉन 6 नाम क्यों दिया इसको, क्योंकि उसमें 6 कार्बन है। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 किससे बना, ये बना ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड से। अब देखो कि आप इसका बहुलकन कैसे करवाओगे और ये अम्ल बनेगा। ठीक है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, NH2 CH2 COOH। अमीनो कैप्रोइक अम्ल का फॉर्मूला मैंने लिखा NH2 CH2 5 COOH, यही लिखा। इसको भी ले लो N, इसको भी ले लो N। ठीक है, क्या करवा दो इसका सह बहुलकन। अब मैंने बहुत ही सिंपल फंडा सिखाया है कि साइड में जो H लगा है ना, उस H को हटा दो, COOH है तो उसको डबल बॉन्ड O रहने दो और उसका OH निकाल दो, ताकि वो आगे वाले H के साथ रिएक्शन करके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दे। देखो सहबहुलकन होगा कैसे। इस स्थिति में मैंने यहाँ लिखा NH, ठीक है, ये मैंने बॉन्ड यहाँ लगा दिया, इसका एक H मैंने हटा दिया। ये है आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, इस OH को मैंने यहाँ से उड़ा दिया, ये बच गया बच्चों NH, CH2 हो गए आपके पास 5, यहाँ बच गया C डबल बॉन्ड O। मैंने इसको बंद किया, यहाँ मैंने N लगाया। अब देखो होगा क्या, मैंने एक H को यहाँ से निकाला, एक OH को यहाँ से निकाला, ये दोनों HOH मिलके H2O बन के बाहर। मैंने एक H को यहाँ से निकाला, तभी मैंने इसको यहाँ NH रखा,
और ये COOH था तो मैंने इसको C डबल बॉन्ड O रहने दिया और यहाँ से भी एक OH को बाहर निकाला, ये H और ये OH मिलके H2O बन के बाहर। ठीक है, तो करना हमें क्या है कि पहला रूल होता है जहाँ डबल बॉन्ड दिखे वहां सिंगल लगा दो, एक एक H को कॉर्नर में से हटा दो। उसके बाद में अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो COOH में से C डबल बॉन्ड O को रहने दो और OH को आप बाहर निकाल दो। क्लियर? अब ये जो बना है ना, ये बना है आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 और ये भी क्या है, ये भी आपका जैव निम्नकरणीय बहुलक है, मतलब ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में साइंटिस्ट ने दो पॉलीमर्स का निर्माण किया, एक आपका PHBV और एक आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर आपसे हमेशा या तो यह अभिक्रिया पूछी जाएगी या आपसे ये पूछा जाएगा कि इनके एकलकों के नाम लिखो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा मुद्दा जो है हमारे व्यापारिक महत्व का क्या मतलब होता है। व्यापारिक दृष्टि से भी हम बहुत सारे बहुलकों की चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यापारिक का मतलब हुआ कि इंडस्ट्री में क्या क्या काम आता है, इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स। तो बच्चों इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स में एक हम पढ़ते हैं पॉलीप्रोपीन के बारे में, ठीक है, हम पढ़ते हैं बैकेलाइट के बारे में, हम पढ़ते हैं पॉलीस्टायरीन के बारे में, हम पढ़ेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। विनाइल क्लोराइड के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं यहाँ पे ग्लिप्टल के बारे में, ग्लिप्टल नाम भी अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर जो मैंने ये कुछ नाम लिखे हैं ये सारे पॉलीमर्स आपके औद्योगिक जगत के पॉलीमर्स हैं, मतलब इंडस्ट्री में काम आने वाले हैं। तो इन पॉलीमर के बारे में हम क्या देखेंगे, पहला तो हम सीखेंगे कि इनके मोनोमर क्या है, ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इनकी संरचना कैसी है, और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगी ये काम कहाँ आ रहा है। तो तीनों ही चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और अगर आपको उसको समझना और लर्न करना है तो आप अपनी NCERT को ओपन रखिए, जैसा मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के कुछ पॉलीमरों के नाम, उनका एकलक, उनकी संरचना और आपको उनका उपयोग बताना है। तो मैं एक एक करके यहाँ पर इस टॉपिक को शुरू करती हूँ। देखो यहाँ पहले इसका नाम लिखा है, मैं आपको इसका एकलक बताऊंगी, उसकी संरचना बताऊंगी और मैं आपको उसका उपयोग बताऊंगी। तो देखिएगा, पहला नाम पॉलीप्रोपीन, दूसरा पॉलीस्टायरीन और थर्ड है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, पॉलीप्रोपीन। इसका नाम है पॉलीप्रोपीन। अब इसका नाम है पॉलीस्टायरीन और इसका नाम है PVC, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जब मैंने पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट किया है ना, वहीं मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया है कि मोनोमर को ढूंढना आसान हो जाता है अगर आप पॉलीमर के नाम में से पॉली को हटा दो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, पॉलीप्रोपीन। तो पॉलीप्रोपीन में से प्रोपीन को रहने दो, पॉली को उड़ा दो, तो वही उसका मोनोमर है। तो देखो इसका एकलक कौन हुआ, इसका एकलक हुआ प्रोपीन। ठीक है, अब प्रोपीन को बनाते कैसे हो, प्रोपीन का मतलब होता है 3 कार्बन मेथ 8 प्रोप। ठीक है, तो मेथ 8 प्रोप में जब मैं इसकी आपको संरचना बताऊंगी तो हम लिखेंगे CH2, एक CH2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस ब्रैकेट को बंद करके N यहाँ लगा देते हैं। ये मैंने जो बनाया है ना, ये मैंने पॉलीमर बनाया है, मेरे को मोनोमर का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। मोनोमर के स्ट्रक्चर आप 10, 11, 12, 13 चैप्टर में सीख चुके हो। हमें यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर चाहिए, पॉलीमर का। तो आप इसका पॉलीमर बनाओगे तो मेथ 8 प्रोप 3 कार्बन हुए और हमने यहाँ पर N लगा दिया। ठीक है, अब बच्चों आप देखोगे कि रस्सियां, खिलौने और आपके कई तरीके के रेशे, तो रस्सियां, खिलौने और रेशे ये आपके पॉलीप्रोपीन से बनाए जाते हैं। तो पॉलीप्रोपीन कहाँ काम आ रहा है, ये आपका रस्सियां, ये आपका रस्सियां, रेशे और खिलौने बनाने के प्रयोग में आता है। रस्सियां,
रेशे, खिलौने आदि। ठीक है, तो ये पहला प्रयोग हुआ आपका पॉलीप्रोपीन का। ये आपका औद्योगिक महत्व का एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। अब बच्चों देखो दूसरा पॉलीमर क्या है। दूसरे पॉलीमर का नाम है पॉलीस्टायरीन। ठीक है, पॉलीस्टायरीन का मतलब इसका जो मोनोमर होगा वो स्टायरीन होगा, तो मैं एक लग के अंदर लिख रही हूं स्टायरीन। क्लियर। अब स्टायरीन से आप कैसे पॉलीमर की संरचना करोगे, बहुत सिंपल है। ये लगा दो ब्रैकेट, यहाँ लिख दो CH2, यहाँ लिख दो CH, इस CH2 को रिप्लेस करके लिख दो C6H5 और यहाँ लगा दो N। ठीक है, ये हो गया आपका स्टायरीन का मॉलिक्यूल। और स्टायरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या करते हैं, आपके बहुलक का निर्माण करते हैं। अब बच्चों खिलौने बनाने में, रेडियो बनाने में, विद्युतरोगी तारे बनाने में और टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में, इन सब में पॉलीस्टायरीन का प्रयोग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत रागी तारे, खिलौने और बहुत सारी चीजों में जो तारे लपेटने के काम आती है उसमें भी हम पॉलीस्टायरीन का प्रयोग करते हैं। विद्युत रोगी तारे, खिलौने और आपके टेलीविजन के कैबिनेट। ठीक है, इन सब में क्या काम आ रहा है, इन सब में आपका ये स्टायरीन काम में आ रहा है। क्लियर, इतना क्लियर है बच्चों, इतना। चलिए आगे पढ़ते हैं पीवीसी के बारे में। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी औद्योगिक जगत का एक इंपॉर्टेंट बहुलक है, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताऊं कि इस पीवीसी के बारे में मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये स्टेबल में गिवन है तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें बुक में से एक, अगर हमें छोटे से छोटा टॉपिक भी गिवन है तो हमें उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकता है। तो देखिए पीवीसी क्या होता है। पीवीसी का मतलब हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक लग कौन होगा, विनाइल क्लोराइड। कौन होगा, विनाइल क्लोराइड होगा। और विनाइल क्लोराइड को आप लिखोगे तो विनाइल क्लोराइड। इसका मतलब मुझे क्या करना है कि जब मैं इसकी संरचना करूंगी तो स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सिर्फ मुझे Cl वहां लगाना है। तो देखो बहुत सिंपल है, प्रोपीन हो तो CH2 लगा दो, स्टायरीन हो तो C6H5 लगा दो, और विनाइल क्लोराइड हो तो उसको रिप्लेस करके Cl लगा दो। हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया है। तो देखो करो क्या, यहाँ लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बॉन्ड, यहाँ लिख दो CH2, यहाँ लिख दो CH, और इस C6H5 को हटा के यहाँ लगा दो Cl, ब्रैकेट को बंद करके N। ये हो गई इस पॉलीमर की संरचना। ओके, अब ये विनाइल क्लोराइड कहाँ काम आता है। आपने देखा है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें लगी होती है, उन तारों के ऊपर जो कोटिंग की होती है वो पीवीसी की होती है। इसके अलावा हमारे फर्श पे जो टाइल्स होती है वो आपकी पीवीसी की टाइल्स भी आती है। और इन चीजों के अलावा इस पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग विनाइल फर्श, पाइपलाइन और बरसातियां और बैग बनाने के काम में भी लिया जाता है। तो देखो कहाँ कहाँ ये विनाइल क्लोराइड आपका पीवीसी काम आया, बरसातियां, दूसरा आपके बैग पीवीसी के होते हैं, पीवीसी फर्श, ठीक है, पीवीसी फर्श और पीवीसी टाइल्स में भी इसका प्रयोग है। तो ये हुए आपके 3 पॉलीमर्स जिनका मैंने आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है आपका पॉलीमर, 4th नंबर का पॉलीमर, जिसका नाम है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, अब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आपका कैसे बनता था। आप जानते हो कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को बनाने के लिए जो आपको एक लग चाहिए ना, वो चाहिए आपको यूरिया और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे। आपने देखा था कि यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड को यूज करके जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो ये था NHCO, NHCH2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ N। ये इसका संरचना होती है पॉलीमर्स की फॉर्म में। और अगर मैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात करती हूँ तो ये कहाँ काम में आता है, ये न टूटने वाले कप बनाने के काम में आता है। किस काम में आता है, न टूटने वाले कप
बनाने के काम में। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फिफ्थ कंपाउंड है वो है आपका ग्लिप्टल। अब ग्लिप्टल कैसे बनता है? ग्लिप्टल के मोनोमर हैं आपके इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से आपका ग्लिप्टल बनता है। अब ग्लिप्टल को बनाने के लिए हमारे पास में संरचना कैसी होगी मोनोमर की? आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकोल में CH2OH होता है। तो यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ बच जाएगा OCH2, यहाँ भी आपका बच जाएगा CH2O, है ना। HH दोनों साइड से रिमूव हो जाता है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमको थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है तो उसमें हमारे पास में सिर्फ C और O होता है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर हमें बेंजीन की रिंग बनानी पड़ेगी, CO, और स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे N। ठीक है, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल का हो गया। और थैलिक एसिड में से आपका OH रिमूव हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल बनके संगनन बहुलकन से बाहर हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड की संरचना से, जिससे आपका ये पॉलीमर बना। अब बात ये है कि ये जो आपका ग्लिप्टल है ये कहाँ काम आता है? तो बच्चों ये कहाँ काम आता है? ये आपका प्रलेप और प्रलाक्ष बनाने में काम में आता है। क्लियर? एक और कंपाउंड है हमारे पास जो कि वेरी वेल नोन कंपाउंड है, बेकेलाइट। हमने बहुत बार पूरे चैप्टर में बेकेलाइट की चर्चा की। आपकी कंगियां, न टूटने वाले स्विच, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेचर में थर्मोसेटिंग है और उनको बनाने के लिए हमारा बेकेलाइट काम में आता है। तो बच्चों पहली बात तो बेकेलाइट के जो कंपाउंड्स थे, जो आपके मोनोमर्स थे, बेकेलाइट आपके कौन से मोनोमर से मिलके बना था? एक था आपका फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा था आपका ये बनता है आपके फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से। तो बेकेलाइट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बेकेलाइट को बनाने के लिए हमें फिनोल चाहिए और फॉर्मल्डिहाइड चाहिए। तो एक चाहिए फिनोल और एक चाहिए फॉर्मल्डिहाइड। जब हम इसकी संरचना बनाते थे तो आप देखते थे कि ये कैसे कनेक्टेड होता था। यहाँ होता था CH2, फिर यहाँ पे हमको बनाना पड़ता था बेंजीन की रिंग, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे एक और CH2, फिर यहाँ पे दोबारा बेंजीन की आपकी रिंग और यहाँ पे वापस फिनोलिक ग्रुप। और ऐसे ही स्ट्रक्चर अपने आप को कंटिन्यू करता जाता था CH2 के लिंकेज से। तो आपको करना क्या है? फिनोल की रिंग्स बनानी है और दोनों को CH2 से कंबाइन करना है। तो ये होता था आपका बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के मोनोमर्स कौन हुए? बेकेलाइट के मोनोमर्स हुए आपके फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। कहाँ काम आता है? ये काम आता है आपका कंगियां बनाने में, न टूटने वाले स्विच बनाने में। न टूटने वाले स्विच को बनाने में भी हम बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके पूरे चैप्टर में हमने जितने भी पॉलीमर्स पढ़े, उनके मोनोमर क्या होंगे, उनकी संरचना क्या होगी और उनका डेली लाइफ में हमारी क्या क्या यूज है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपने जितने भी मोनोमर्स पढ़े, जितने भी पॉलीमर्स पढ़े, तो हमको वहां पर रिएक्शन करके भी दिखानी पड़ सकती है और हमसे डायरेक्टली मोनोमर और उसका यूज भी पूछा जा सकता है। तो आपको सभी के मोनोमर्स विद स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लर्न होने चाहिए और इसी सिंप्लिसिटी के लिए हमारी एनसीईआरटी में ये टेबल भी गिवन है। और यही हमने चैप्टर कंप्लीट किया हमारा बहुलकन। दोबारा बोलूंगी, कम मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स नहीं है इस चैप्टर के, लेकिन फिर भी बच्चों ये एक सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का। मैं कहूंगी पूरी एनसीईआरटी में सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। कुछ घंटों का ये चैप्टर है जिसको हमने 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, बट माय श्योरिटी इज दैट कि आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी क्या करना है, रटना नहीं है। हमें हर चीज को बस एकलक लेने हैं, मोनोमर लेने हैं, उनका बहुलकन कराना है और पॉलीमर बनाना है। क्लियर? तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ व्यापारिक महत्व के कुछ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा और साथ में आपको मैंने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिनको हम बोलते हैं जैव निम्नीकरण बहुलकन, उनके बारे में सीखा। तो बच्चों इस आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कंटेंट, डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे विद हमारे लास्ट चैप्टर के साथ, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है कि हमारी रसायन विज्ञान का
हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।